हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 22 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम लोग प्रथा के अनुसार लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। तो लास्ट डे का सबसे पहले रिवीजन कर लेंगे, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत ने बांग्लादेश को छोड़ करके किस नए देश के रास्ते से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समुद्री मार्ग तैयार किया। तो भारत ने म्यांमार के साथ ऐसा किया है। 166.8 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने अभी ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए एक ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। और चीन और कंबोडिया के बीच में अभी एक सैन्य अभ्यास हो रहा है गोल्डन ड्रैगन के नाम से। इसके अलावा गृह युद्ध के बाद अभी कामिल इदरिस को बना दिया गया है सूडान का नया प्रधानमंत्री। 2022-23 में हुआ था गृह युद्ध, उसके बाद से ये अभी पहले प्रधानमंत्री बने हैं कामिल इदरिस। त्रिपुरा राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। और इटालियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल का जीता है जैस्मिन पाओलिनी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप लॉन्च किया है। तीनों के बारे में कल हमने डिटेल से चर्चा की थी। तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना शुरू की है। और विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया विद द थीम ऑफ बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू न्यूरिश अस ऑल। और खगोल वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर जी का निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जा चुका था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन एमजेटी ऐप पर स्टैटिक जीके की ई बुक जिन्होंने नहीं लिया है, जाइए फटाफट से लीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑफर आपका कल तक ही रहेगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। जैसा कि मैं आपको हमेशा से याद करवाता आया हूं कि आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि भाई क्या हुआ कि जब पहले सूर्य से अलग हुई अपनी पृथ्वी, तो बहुत ज्यादा गर्म थी, आग का दहकता गोला था। फिर उसको ठंडा करने के लिए ना उस पर बारिश हुई, कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक बारिश हुई लगातार, तो ये जल आया। ठीक है, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई। आपको इसीलिए 22 मार्च का दिन याद रखना। भाई दो दो हो गया, दो टुकड़े हो गए ना सूर्य के। चलिए, तो 22 मार्च याद रखना, जल दिवस। फिर जब जल आ गया, खूब खूब बारिश हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद पृथ्वी का शेप होना शुरू हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ, तो एक ग्रह के रूप में बनना शुरू हुआ। तब ये जनाई पड़ा कि भाई ये पृथ्वी है। तब समझ में आया कि ये पृथ्वी है। चलो, फिर तब तक एक महीने गुजर गए थे। 22 अप्रैल आ गया, 22 अप्रैल को हो गया पृथ्वी दिवस। फिर उसके बाद जब पृथ्वी बन गई, ठंडा हो गया, पानी भी आ गया, तो फिर धीरे धीरे जैव विविधताएं भी आनी शुरू हुई। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये उगना शुरू हुए, तो जैव विविधताएं आई, यानी कि बायोडाइवर्सिटी आई। तो जैव विविधता याद रखना, जैव विविधता याद रखना, बायोडाइवर्सिटी आई। और तब तक एक महीने और गुजर गए थे, 22 मई आ गया था। फिर जैव विविधताएं आ गई, जीव जंतु भी आ गए, तो जीव जंतुओं को खेलना भी है। तो खेलने के लिए क्या किया गया कि कहें कि चलो ओलंपिक शुरू किया जाए, तो ओलंपिक शुरू किया गया। ओलंपिक की शुरुआत हो गई। ठीक है, अगला महीना आ गया, लेकिन अब थोड़ा केवल मनुष्यों के बीच में करना है, तो थोड़े एक दिन बढ़ा देंगे, 23 जून कर देंगे। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये 4 दिवस जो है आप याद रखिएगा सीरियल वाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार के चारों। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको संग्रहालय दिवस का बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, जो अपने जो पुरातत्व सामान होंगे, जो विरासत होगी, उसको कहाँ पर रखेंगे? विरासत को रखेंगे संग्रहालय में। तो विरासत दिवस 18 अप्रैल को और संग्रहालय दिवस 18 मई को। ठीक है, 18 अप्रैल 18 मई याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय डे, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, कुनमिंगम मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा से संबंधित है। इस बार की थीम है हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है इस बार की थीम। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासमुद्र के द्वारा ये शुरू किया गया था, जैव विविधता। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, ये भी ध्यान रखना। 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन।
मैंने आपको बताया था ना कि जो मैंने पर्यावरण वाली एक वीडियो दी हुई है, आप चैनल पर जाइएगा या फिर आप लिख दीजिएगा एनवायरमेंट एमजेटी एजुकेशन, तो एक क्लास आएगी अभी लेटेस्ट जो अपलोड हुई है, उसमें जितने भी ऐसे होंगे अधिनियम होंगे रिलेटेड, वो सब दिए गए हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अब ये देखिए महत्वपूर्ण दिवस आए हैं, तो कई दिन से रिवीजन नहीं कर रहे हैं हम लोग, आज करेंगे। 1 मई को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात का स्थापना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें रैंक पर आया। 4 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया, ये मई महीने के पहले संडे को मनाया जाता है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, ये मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, यानी ट्यूसडे को। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रेड क्रिसेंट डे भी कहते हैं। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, क्योंकि 10 मई को इस बार पड़ा था दूसरा शनिवार, और ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, साल भर में 2 बार प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेशन शक्ति किया था 1998 में, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। 12 से 18 मई यूएन का वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई को ही सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, हाइपरटेंशन डे। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को मधुमक्खी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, अभी तक आए हुए सभी महत्वपूर्ण दिवस हैं। अगला, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना साथियों, ये पूछा जाएगा आपसे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ अभी कहां पर? नीदरलैंड में। कहां पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड जिसे डच भी कहा जाता था पहले, है ना, तो नीदरलैंड में अभी ये आयोजित किया गया है 20 से 22 मई तक। ठीक है, ये समिट और एग्जीबिशन दोनों हुआ नीदरलैंड के रोटरडैम में, यह आयोजित हुआ, भारत भी इसमें हिस्सा लिया था। नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है, तो हाइड्रोजन को कैसे यूज किया जाए फ्यूल के रूप में, एनर्जी के रूप में, इस पर यह आधारित था समिट। हाइड्रोजन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये CO2 का एमिशन नहीं करता है, इसका एमिशन नहीं करता है, इसीलिए ये फ्यूचर फ्यूल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग ऐसी एनर्जी का ही यूज करने वाले हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना करे, जिससे ग्रीन हाउस ना हो, जिससे अपनी पृथ्वी ज़्यादा गर्म ना हो, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ना आए, ग्लेशियर ना पिघले, द्वीप देश जो है वो डूबे ना, समुद्र का जल स्तर ना बढ़े। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बहुत सारे और भी इसके परिणाम घातक होते हैं। खैर, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ नीदरलैंड के रोटरडैम में 20 से 22 मई को। केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी भी गए थे यहाँ पर हिस्सा लेने। भारत जो है इसके लिए क्या कर रहा है? तो भारत के टर्म में देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। एक तो भारत में एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसने कहा है भाई हम 2026 में मार्च महीने तक हो जाएंगे फर्स्ट ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया, ये याद रहेगा, स्टेट हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश बनेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत में हरियाणा में हाइड्रोजन से चलने वाली इंजन, ट्रेन इंजन का भी अभी परीक्षण किया गया। 2047 तक हम लोगों ने ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। एनर्जी इंडिपेंडेंट मतलब हम लोग जितना भी एनर्जी यूज कर रहे होंगे वो हमारे ही देश में उत्पन्न हो रही होगी। हम किसी से तेल, रसिया, सऊदी अरब, ईरान, इन सब से तेल नहीं खरीद रहे होंगे, या कोई और प्रकार का ईंधन नहीं खरीद रहे होंगे। एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। कब तक? 2047 तक, यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक। इसके अलावा हम लोग कार्बन एमिशन मुक्त कब बनेंगे? तो हम लोग 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले बनेंगे। ये हम लोगों ने टारगेट सेट कर रखा है। शुद्ध शून्य कार्बन मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन, ये अलग ही मामला है। देखो, जीरो कार्बन एमिशन और नेट जीरो कार्बन एमिशन में थोड़ा सा अंतर हो, थोड़ा क्या मतलब, बहुत बड़ा अंतर होता है। देखो क्या है अंतर। एक्चुअली में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई एक संयंत्र है, इससे कार्बन का एमिशन नहीं हो रहा है, मतलब जीरो कार्बन एमिशन है, तो इसका मतलब कि ये या तो हाइड्रोजन से ईंधन चल रहा है, या कोई और ऐसा ईंधन यूज कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है कोई ऐसी कि जिससे कार्बन का एमिशन ना होता हो सकता है सोलर एनर्जी चल रहा हो, पवन एनर्जी चल रहा हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा संयंत्र है जो नेट जीरो कार्बन एमिशन करता है,
मतलब इसका मतलब कि यही फैक्ट्री कार्बन एमिशन तो कर रही है, मान लो इतना एक्स मात्रा में कार्बन एमिशन कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इसने ऐसे संयंत्र भी लगा रखे हैं जो इस कार्बन को सोख ले रही है, ऑब्जॉर्व कर ले रही है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जॉर्व करने वाले भी यंत्र आजकल कंपनियां लगाना शुरू करी हैं कि जितना कार्बन का एमिशन हो वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा कार्बन को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि नेट जीरो, मतलब ओवरऑल जो निकल रहा है ना, ये जीरो कार्बन एमिशन हो रहा है। तो ये नेट जीरो ही हम लोग पाएंगे, अभी जीरो कार्बन एमिशन वाले हम लोग नहीं बनने की क्षमता रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला अच्छा, ये नीदरलैंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी होती है, यूरो मुद्रा होती है, डिक स्कूफ इसके प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, आप मैप में देखना चाहोगे तो मैप में देखोगे यूरोप में आपको यहाँ पर छोटा सा नीदरलैंड दिखेगा। एक समय था नीदरलैंड में भी, नीदरलैंड के लोगों ने भी भारत पर राज किया था, है ना, मतलब कुछ हिस्सों पर डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, है ना, उस टाइम पर। तो ये डच यानी नीदरलैंड यही है। आपको ये यूके दिख जाएगा, जर्मनी है इधर, इधर ये डेनमार्क है, और इधर आपको फ्रांस दिख जाएगा। ठीक है, बीच में बेल्जियम है। अगला, सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता का 100% दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है मिजोरम। सार्वभौमिक कार्यात्मक क्षमता मतलब पब्लिकली, यूनिवर्सली जो भी फंक्शनल होते हैं, जो भी कार्यस्थल होते हैं, उन सब पर जितने भी वर्कर होंगे, चाहे वो मजदूर हो, दिहाड़ी वाले, वो सब पढ़े लिखे होंगे। ये क्षमता हासिल करने वाला मिजोरम बन गया है पहला स्टेट। राज्य पूछा जाए तो मिजोरम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तब लद्दाख बताना। अगर आपको याद हो तो 2024 में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि लद्दाख बना था 2024 में 24 जून को पूर्णतया कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य में भी पहला था क्योंकि तब तो कोई राज्य था नहीं, तो पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो लद्दाख बताना, लेकिन पहला राज्य पूछा जाए तो राज्य में आप मिजोरम बताना, पूर्णतया कार्य क्षमता साक्षरता हासिल करने वाला। ठीक है, ये उल्लास योजना के तहत हुआ है। भारत सरकार ने उल्लास योजना 2022 में लॉन्च की थी। इसका पूरा नाम था उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। तो केंद्र प्रायोजित योजना है, 2022 से 27 तक लागू करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य है साक्षर बनाना। मिजोरम कहाँ पर है? मिजोरम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये रहा मिजोरम। मिजोरम अपना यहाँ बॉर्डर बांग्लादेश से लगाता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और लोग गलतियां करके आते हैं, लोगों को लगता है कि बस यहीं तक बांग्लादेश है, नहीं, बांग्लादेश यहाँ पर भी है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर भी है, तो इस वजह से मिजोरम से अपना बॉर्डर लगाता है। मिजोरम के अलावा, मिजोरम बांग्लादेश के अलावा इधर म्यांमार से भी अपना बॉर्डर लगाता है। ठीक है, ऊपर मणिपुर से, इधर असम से और इधर त्रिपुरा से अपना बॉर्डर लगाता है। काफी यहाँ पर ये हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर ये है मिजोरम, ध्यान रखना। आइजोल राजधानी है, लाल दोहमा जेडपीएम पार्टी से सीएम है। गवर्नर है जनरल विजय कुमार सिंह या वीके सिंह, पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसको याद रखना। अभी कुछ ही महीनों पहले इनकी नियुक्ति हुई थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर झीलों में पलक टीपो है, दामदिल है, रेंगदिल है झील है, फोंगपुई नेशनल पार्क है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पर 11 जिले हैं और 40 विधानसभा में सीटें हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा में यहाँ से सीट आती है। एक और जरूरी बात, स्टैटिक जीके की राफेल 3.0 लॉन्च हो चुकी है। कल बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज किया, आप भी जाइए फटाफट से लीजिए, क्योंकि हर बार की प्रथा के अनुसार प्री लॉन्च ऑफर में आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। तो ये ई बुक 99 में ना होकर के आज और कल के लिए 69 में हुआ है, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, कल से फिर आपको 99 में मिलेगा। पिछली ई बुक भी 99 में मिल रही थी। राफेल 3.0 में आपको बहुत सारे अपडेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, क्योंकि 3 साल के बाद ये लॉन्च किया जा रहा है। पिछली वाली राफेल 2 जो आई थी 2022 में आई थी, तो 3 साल बाद आ रहा है, तो मतलब कि आपको बहुत सारे अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे। स्टेट्स के बारे में, हर स्टेट का स्थापना कब हुआ था, राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पशु कौन है, ऐसे बहुत सारी डिटेल भी ऐड करी गई है। इसके अलावा 32 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आपको थ्योरी भी मिलेगी, प्रश्नोत्तर भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर के भी फॉर्मेट मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेगा, चार्ट्स मिलेगा, टेबल्स मिलेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको याद कराने का यहाँ तरीका बताया जा रहा है। 3.0 मतलब कि तीसरा वर्जन की मतलब कि पिछले 2 से बेहतर। ठीक है, तो आप इससे बेहतर स्टैटिक्स नहीं पाओगे। आप देख सकते हो यहाँ फिगर्स वगैरह के रूप में कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाद्य यंत्र हुए, वाद्य यंत्र संबंधित कौन कौन उनके गायक हैं, ये खेल हुए, खेलों संबंधित शब्दावलियाँ क्या क्या हैं, टूर्नामेंट्स कौन कौन से होते हैं खेलों संबंधित,
कौन कौन सा क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप इसको ले सकते हो। मात्र 69 में है आज और कल के लिए। जाकर के आप इसे एमजेटी ऐप से लीजिए और किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप कीजिए। एमजेटी कूपन कोड यूज़ करोगे ना तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, बिना कूपन कोड यूज़ करे आपको 99 का मिलेगा। एमजेटी ऐप पर जाकर के आपको बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना है। जो आईफोन यूजर्स हैं या जो डेस्कटॉप यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप करें, उनको व्हाट्सएप पर सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, ई बुक दिया जाएगा। आप ये नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का नंबर पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा रोग से मुक्त प्रमाणित किया? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। भाई हम लोग तो पिछले साल ही घोषित हो चुके थे, बिल्कुल, लेकिन अभी सर्टिफिकेट दिया गया है। सर्टिफिकेट दिया गया है भारत को, यहाँ पर मुक्त प्रमाणित किया है मतलब सर्टिफिकेट दिया है। तो भारत को सर्टिफिकेट मिल गया है किसके लिए? ट्रैकोमा से मुक्ति के लिए। अब देखो जब ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया था भारत को ना, तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने थे कि ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है या ट्रैकोमा रोग से क्या दिक्कत आती है, ये ऑप्शंस में थे। तो आंख से संबंधित बीमारी है ये बात ध्यान रखना। एक आंख से संबंधित संक्रामक नेत्र रोग है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि करंट अफेयर में ये न्यूज आई थी कि भाई भारत को ये ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने देखिए अब 20 मई को अभी 2025 को बुला करके सर्टिफिकेट भी दे दिया, ऑफिशियल हो गया ये। लेकिन इससे पहले ये 8 अक्टूबर को पिछले साल क्या किया था? म्यांमार, नेपाल और भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि डब्ल्यूएचओ किसी रोग से अगर किसी देश को मुक्त कर रहा है तो इसका मतलब ये कि पिछले 3 साल से, ध्यान रखना, पिछले 3 साल से उस रोग से संबंधित कोई केसेस नहीं आए हैं ऑफिशियल, ठीक है, तभी मुक्त घोषित किया गया। जैसे जैसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया था भारत को, कब? पोलियो मुक्त घोषित किया गया था भारत को 2014 में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में लास्ट केस कब मिला था, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में लास्ट केस कब मिला था पोलियो का, तो लास्ट केस आप बताना कि ये मिला था 2011 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, लास्ट केस भारत को 2011 में मिला था पोलियो का। खैर ट्रैकोमा का अगर पूछा जाए तो देखो ट्रैकोमा को अगर 2024 में मुक्त किया गया तो मतलब लास्ट केस कब मिला होगा? 2021 में मिला होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी डब्ल्यूएचओ को। 7 अप्रैल को इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, टेड्रोस अदनोम इसके अध्यक्ष हैं। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे सब कुछ हो गया है, आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में ही किसको मणिपुर हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया? तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं मणिपुर हाईकोर्ट के कौन? जस्टिस कैंपैया सोमेशेखर या के सोमशेखर। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे द हिंदू का, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट जज के सोमशेखरा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट। ये मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और के सोमशेखर इससे पहले ये कर्नाटक हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनकी नियुक्ति करी हुई है। शपथ कौन दिलाएगा? तो इनको, जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है, ठीक है। और जो देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको देश का राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। इस्तीफा किसको सौंपेंगे? सेम इस्तीफा ये जो मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और जो राज्य के होंगे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। क्लियर है? लेकिन नियुक्ति पूछी जाएगी, नियुक्ति सबकी करेगा राष्ट्रपति। शपथ की बात अलग है, नियुक्ति की बात अलग है, इस्तीफा की बात अलग है। याद रखना ये सब पूछे जाते हैं राज्य व्यवस्था में, ठीक है। चलिए, और बाकी जिनको डिटेल में पढ़ना है तो भाई जीएस सफलता 3.0 में आओ। इससे बेहतरीन बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। सॉरी 4.0, अब तो 4.0 आ गया है। नया बैच चल रहा है। पॉलिटी की भी क्लास चल रही है और दोपहर में आपका ज्योग्राफी भी चल रहा है। तो आइए, बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा। चलिए, तो न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार 21 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए, उनकी जगह पर ये आए हैं। बी आर गवई अभी भारत के 52वें मिले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं बी आर गवई, ठीक है ना, इनका भी नाम याद रखना। मणिपुर के बारे में देखो, मणिपुर यहाँ पर मिल जाएगा, मिजोरम के बगल में ही। पिछले दिनों में मैं आपको कई पूर्वोत्तर राज्यों की बात बता चुका हूँ, न्यूज़ बता चुका हूँ। पिछले दिनों में पूर्वोत्तर पर भारत ज़्यादा फोकस भी कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ये बांग्लादेश यहाँ पर कुछ खुरापात करने की कोशिश कर रहा था। खैर इस पर मैंने कल क्लास लिया है, आप देखिएगा जरूर। त्रिपुरा के बारे में बात की हम लोग, मिजोरम के बारे में बात की, आज मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के ऊपर है नागालैंड, नीचे है मिजोरम। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि मणिपुर किससे बॉर्डर नहीं शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश से या असम से या मिजोरम से?
तो कई बार लोग गलती करते हैं। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर नहीं शेयर करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, नागालैंड में नागमड़ी लिखना है। नागमड़ी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नागमड़ी मतलब नागालैंड ऊपर रहेगा, मणि यानी मणिपुर नीचे रहेगा। तो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करेगा, लेकिन मणिपुर नहीं करेगा। और इम्फाल यहाँ के राजधानी, एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी के यहाँ सीएम, और अजय कुमार भल्ला यहाँ के हैं गवर्नर। ठीक है, मणिपुर जब पिछले दिनों काफी ज्यादा यहाँ पर वायलेंस चला था, तो अजय कुमार भल्ला पूर्व रक्षा सचिव, इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है गवर्नर के रूप में। तुजू दर्रा यहाँ पर है। तुजू दर्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। तुजू दर्रा मणिपुरी नृत्य पोंगचोलम नृत्य है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगेन, कीबुल लामजाओ की खासियत क्या है भाई? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो झील के ऊपर है, इसीलिए ये फ्लोटिंग होता है। तो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एक नंबर में पूछा जाता है। लोकटक झील जो है, ये इसके लोकटक झील के ऊपर नेशनल पार्क है, इसीलिए शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, चलिए, 16 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला, 22 मई 2025 को पीएम मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया? अमृत स्टेशन, अमृत स्टेशन मतलब स्टेशन को थोड़ा सा और एडवांस और हाईटेक किया जा रहा है। तो पीएम मोदी ने अभी 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर टू इनोग्रेट 103 अमृत स्टेशन इनहैंसिंग ट्रेवल इन 18 स्टेट। 18 राज्यों में ये स्थित हैं 103 स्टेशन। इसमें से कर्नाटक में 5 हैं, जैसे मुंद्राबाद, बालाकोट, गडक, कोडाकोट, ये सभी। टोटल देश भर में 103 हैं, जो कि आते हैं कहाँ से? 86 जिलों में और 18 राज्यों के शासित प्रदेशों से। अमृत भारत स्टेशन योजना यानी ABSS के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया गया है। और ये सब स्टेशन बनाने में लागत आई है 1100 करोड़ के रुपए के आसपास। ठीक है, अगला, मतलब रेलवे स्टेशन हाईटेक किए जा रहे हैं, कुल मिलाकर के आप ये समझो। अगला, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली CISF की यानी सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ये बन गई है गीता सामोता। गीता सामोता, आप देखिए, becomes the first paramilitary forces CISF personnel to climb Mount Everest। तो ना सिर्फ महिला बनी है, बल्कि ये फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स यानी पहली अर्धसैनिक बल की अधिकारी बनी है। अब अर्धसैनिक बलों में 7 प्रकार की फोर्सेज आ जाती हैं। CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में सब अर्धसैनिक बल इसके तहत आ जाती है। तो सब में मिलाकर के ये पहली बन गई है। ये अपने आप में एक इतिहास बन गया है, गीता समोता। ठीक है, तो खैर इन्होंने चढ़ाई पूरी की है, CISF की पहली महिला अधिकारी हैं। और 10 मार्च को 1969 को CISF की स्थापना हुई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेज है। CAPF का हिस्सा है। CAPF मैंने आपको कई बार बताया है कि गृह मंत्रालय के तहत आता है, अर्धसैनिक बल होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। इसके तहत बहुत सारी 7 प्रकार के लगभग फोर्सेज आती हैं, BSF, CRPF, CISF, और इसके अलावा ITBP, असम राइफल्स, ठीक है, ये SSB, ये सब इसी के तहत आते हैं। चलिए, NSG कमांडो, महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं, RS भट्टी। अगला, हाल ही में दूसरी ब्लू वार्ता कहाँ आयोजित की गई? दूसरी ब्लू वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ब्लू वार्ता एक्चुअली में ये आयोजित हुई महासागरीय सम्मेलन के दौरान। देखिए यहाँ पर सेकेंड ब्लू टैक्स मीट हुआ है और ये 20 मई को हुआ। और कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के एजेंडा पर चर्चा करने के लिए था। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब होने वाला है? ये अगले महीने यानी 9 से 13 जून को होगा, फ्रांस के नीस में होगा। कहां पर? फ्रांस के नीस में तीसरा संयुक्त राष्ट्र का महासागर सम्मेलन। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, अभी से 1 महीने पहले ही ये जान करके रखो, ठीक है ना। MJT के स्टूडेंट हो तो आपको एडवांस में पता होना चाहिए चीजें क्या होने वाला है। थीम ये लंबा है, थीम लंबा रहता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है। अगला, निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की याद में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की हत्या की याद में हम लोग मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं की वजह से इनको अपना प्राण का बलिदान देना पड़ा था। एक ह्यूमन बम बन करके आया था, लिट्टी नाम का एक संगठन था श्रीलंका का, और उसकी एक एसेट थी, वो आई थी और ह्यूमन बम बन करके इनका मतलब इनके सामने फट गई थी, जिससे इनका देहांत हो गया था। तो राजीव गांधी जी की याद में हम लोग आतंकवाद के विरोध को लेकर के, और देखो इंडिया आज भी
आज इंडिया डेलीगेट्स को, उसमें खास विपक्ष के नेताओं के डेलीगेट्स को दुनिया भर में भेज रहा है पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए, दुनिया के सामने उजागर करने के लिए। क्योंकि क्या है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो भारत ऑफिशियल तरीके से भेज रहा है। और विपक्ष को क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि अरे तुम तो सत्ता पक्ष हो, तुम तो चाहे जो कहो। अपोजिशन को भेजेंगे, अपोजिशन के मुंह से तुमको बतलवाएंगे कि देखो सच्चाई क्या है। भाई हम तो सत्ता पक्ष में हैं, अगर कोई कमी होगी तो अपोजिशन वाले सही बताएंगे भाई। तो इसीलिए अपोजिशन के ऐसे डेलीगेट्स को भेजा जा रहा है, ठीक है। तो नेशनल टूर ये एंटी टेररिज्म डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग का हमेशा से ये कथन रहा है इंडिया का कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया तो आतंकवादी ठिकानों पर पहले चलाया गया था, बाद में उन लोगों ने बदमाशी की तो फिर हम क्या करें, तो जवाब देंगे ही। 21 मई 1991 को भारत के छठे प्रधानमंत्री और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, ये इनकी हत्या कर दी गई थी। 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा था और इसीलिए आतंकवाद विरोधी स्थापना दिवस मनाया जाता है। बीपी सिंह सरकार की द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी इस दिवस को मनाए जाने की, ठीक है। अच्छा, इनकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिखा नहीं गया, मैं लिख दे रहा हूँ। सद्भावना दिवस याद रखना, ये मनाया जाता है इनकी जयंती पर, ठीक है ना। 20 अगस्त को इनकी जयंती होती है राजीव गांधी जी की, और तब सद्भावना दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, सद्भावना दिवस। अच्छा, ये पूरा महत्वपूर्ण दिवस का मैंने लिस्ट ले रखा है। आप पुण्यतिथि और जयंती पर मनाए जाने वाले ये दिवस को रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप डिटेल वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर मिलेगी, मैं आपको आज पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। किस क्षेत्र से संबंध रखने वाले डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का हाल ही में निधन हो गया? डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन ये बहुत ही फेमस परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका अभी निधन हो गया है। आर्टिकल देखिए, एम आर श्रीनिवासन हु बिल्ट इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने वाले एम आर श्रीनिवासन, इनका निधन हो गया है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब ने कंडोलेंस व्यक्त किया है। 20 मई 2025 को तमिलनाडु के उदगमंडलम में इनका निधन हुआ 95 वर्ष की आयु में। पद्मश्री इनको सम्मानित किया गया था 1984 में, पद्म भूषण से 1990 में, पद्म विभूषण से 2015 में, मतलब तीनों नागरिक सम्मान इनको मिल चुके थे। भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने हैं इनके ही लीडरशिप में बनना शुरू हुआ। जैसे भारत में पहला बना था अप्सरा। अप्सरा जब विकसित किया था भारत ने ना, पूरे एशिया में कहीं भी परमाणु संयंत्र नहीं था, न्यूक्लियर प्लांट नहीं था, भारत में आया, एशिया का पहला। पहले ये सिंगापुर, चाइना, ये सब अमीर नहीं हुआ करते थे, ये सब तो अब जाकर के होना शुरू हुए, है ना। यूएई वगैरह तक भी एकदम वल्ला भी केवल करते थे, वो तो बाद में तेल मिल गया 80 के दशक में, उसके बाद अमीर होना शुरू हो गए, पहले ऐसा नहीं था। इंडिया सशक्त था पहले भी, हालांकि दिक्कतें ये हुई कि इंडिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से तेजी से ग्रोथ नहीं दिखा पाया। खैर, भारत के पास परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा आया। अप्सरा को विकसित करने में ये टीम का हिस्सा थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। भारत और एशिया का पहला ये परमाणु अनुसंधान था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब ये प्रमुख निधन है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग अगेन आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन पर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताओ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल होगा छत्तीसगढ़ में। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला पर तो 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है कि इटालियन ओपन जो अभी आयोजित हुआ, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? कल की वीडियो देखे होगे तो जरूर ही बता ले जाओगे, नहीं तो आज की वीडियो देखे होगे तो शुरू में वन लाइनर में मैंने आपको बताया था। तो बताइए इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा? ओलिव रिडले ये कछुए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत रखा गया है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था, उसकी किस अनुसूची में इसको रखा गया है, इस कछुए को, बताइएगा। तो ये थे आज के दिन के क्वेश्चंस। स्ट्रेटेजी की जाकर के ई बुक लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।